स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट हिंदी विद नूर के साथ। जैसा कि आपको पता है हम यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें कहानी कुल 21 कहानी है। ठीक है, कुल 21 कहानियाँ हैं। इसमें से हमने 3 कहानियाँ कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा चौथा कहानी है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राही, इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसा कि आपको पता है हम सिर्फ अभी कहानी पढ़ रहे हैं। जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यू पढ़ेंगे। एमसीक्यू यानी कि प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है ना, टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे और कवि परिचय भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए कहानी आरंभ करने से पहले हम देखेंगे इसके मुख्य पात्र कौन है। ठीक है, और इस कहानी का छोटा सा सारांश समझ लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इस कहानी के मुख्य पात्र 2 हैं। एक है राही, जो हमारा शीर्षक है ना, राही। ठीक है, एक है राही, दूसरी है अनीता। जो राही है वो मांगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में जेल जाती है कौन? राही। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और दूसरी कौन है? अनीता। अनीता स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। ठीक है, और गौण पात्र देखते हैं पति और बच्चा। पति यानी राही का पति, जिसे पुलिस वाले ने मारते मारते मार देते हैं। यानी कि इतना उसे मारते हैं पुलिस वाला कि जो राही है उसका पति की मृत्यु हो जाती है। उसका एक छोटा सा बच्चा रहता है। ठीक है, राही का बेटा, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें देखते हैं विशेष, इस कहानी में विशेष तथ्य को देखते हैं। देखिए इसमें संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है। स्त्री वेदना की झलक दिखाई गई है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो अपनी कहानी में इन सारी चीज़ों को दिखाई है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण हुआ है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है। गरीबी की समस्या का चित्रण है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा है। ठीक है, राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी सेर? 5 से 6 सेर। ठीक है ना, 5 से 6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। राही को 1 साल की सजा मिलती है। पुलिस वाला उसे चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं और राही को कितने वर्ष की सजा देते हैं? 1 वर्ष। ठीक है ना। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब इस कहानी को थोड़ा और अच्छी तरह से जानिए। ये सब तो हो गए इसके मुख्य चीज़ें कहानी में आए हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित राही एक अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने गरीबी, भूख, सामाजिक अन्याय और मानवीय संवेदना का बहुत सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। इस कहानी की मुख्य पात्र राही है और इस कहानी के मुख्य पात्र के अंतर्गत अनीता भी आती है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद है। कौन है? अनीता है। जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात एक स्त्री यानी कि राही से होती है। राही का चेहरा शांत, उदास और जीवन के दुखों से भरा हुआ दिखाई देता है। अनीता को उसे देखकर आश्चर्य होता है कि इतनी सरल और सीधी स्त्री जेल में क्यों है। उसके मन में राही के प्रति जिज्ञासा और सहानुभूति उत्पन्न होती है। धीरे धीरे बातचीत के दौरान अनीता को पता चलता है कि राही चोरी के अपराध में जेल आई है।
ये सुनकर अनीता को विश्वास नहीं होता, क्योंकि राही का व्यवहार किसी अपराधी जैसा नहीं था। तब राही अपनी जीवन की कथा सुनाती है। राही बताती है कि वे अत्यंत गरीब परिवार से है। उसकी जाति और गरीबी के कारण समाज उसे सम्मान या काम नहीं देता। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। जो जब चारों ओर से निराशा मिली और कोई सहारा नहीं बचा, तब उसने मजबूरी में थोड़ी से अनाज की चोरी कर ली। लेकिन दुर्भाग्यवश वे पकड़ी गई और उसे जेल में 1 साल की सज़ा सुनाई गई। राही की ये दर्द भरी कहानी सुनकर अनीता का हृदय करुणा से भर उठा है। उसे महसूस होता है कि राही वास्तव में अपराधी नहीं है। असली अपराधी वे समाज और व्यवस्था है, जिसने एक गरीब माँ को भूख से मजबूर होकर चोरी करने पर विवश कर दिया। कहानी में राही केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि उन सभी गरीब और शोषित लोगों का प्रतीक बन जाती है, जो गरीबी और अन्याय के कारण अपमान और कष्ट भरा जीवन जीती हैं। लेखिका ने ये दिखाया है कि समाज गरीबों की मदद करने के बजाय उन्हें अपराधी बना देता है। कहानी का वातावरण अत्यंत भावुक और करुणामय है। राही का दुख पाठकों के मन के भीतर एक झकझोर देता है। उसकी ममता, बेबसी और आंसू पाठक को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भूख और गरीबी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। इस कहानी का अगर मुख्य भाव देखें तो ये है कि गरीबी, मातृत्व, सामाजिक विषमता और मानवीय संवेदना है। लेखिका ये संदेश देना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। परिस्थितियाँ और समाज की कठोरता उसे अपराध करने के मजबूर कर देती है। राही कहानी हमें गरीब, असहाय लोगों के प्रति सहानुभूति, दया और मानवता का भाव रखने की प्रेरणा देती है। तो चलिए इस कहानी यानी राही कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, कहानी का आरंभ होता है, तेरा नाम क्या है? राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी। यहाँ पे कौन बोल रही है? राही बोल रही है। कौन सवाल कर रही है? अनीता कर रही है। ध्यान से सुनिए। चोरी क्या चुराया था? नाच की गठरी। किसकी गठरी चुराई थी? नाच की गठरी। कौन चुराई थी? तो राही चुराई थी, ठीक है। कितना नाच था? होगा 5-6 शेर। और सजा कितने दिन की? साल भर। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। कितने आने? 3-4 आने। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरूरी है। हम केवल मांगते खाते हैं और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे, इसीलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा, पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया।
उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था। उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा, जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वे सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पीने का समान अधिकार है ही। फिर ये क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचार की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चतुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल में भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो ये कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, तो और दूसरी ओर है हम लोग जो अपने देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। ए और बी क्लास का यहाँ अर्थ ये होता है कि ए क्लास में थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, यानी रहने के लिए थोड़ा खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें। बी क्लास में उसके ए क्लास से मुकाबले थोड़ी कम मिलती है। ठीक है। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी 4थी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज्य की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी ना पहने थे बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वे दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खाई जा रही थी। उसी बार बार ये लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बेल उठी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। देहातों यानी कि गांव। ठीक है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। किसके पास? गरीबों के पास न घर है न द्वार।
अशिक्षा और अज्ञान की इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। और उनका ये विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वे कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के रहे तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है अवश्य। संसार की मृगमरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ महान माताओं को छोड़कर सारा जान समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? यानी यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म मानवता को बोला गया है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की ये प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का ये मापदंड क्यों ना बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वे इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वे इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। कौन सपना देख रही है? अनीता देख रही है। और क्या देख रही है कि जेल से छूटने के बाद अनीता क्या कर रही है? राही जहाँ रहती है मांगरोरी लोगों के गांव में अनीता भी पहुंच गई है। वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई ढूंढते हैं। यानी कि जो गद्दा बनता है सोने के लिए, तो रुई को पीट पीट के गद्दी बनाई जाती है, तो उसे ही कहा जाता है रुई ढूंढना। ठीक है। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहा क्या हो रहा है ये सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे घर बना लिए। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वे देर से सोई थी। बहुत 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाएं। आपके पिता बीमार हैं। आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना ले चली गई। ठीक है। यानी कि जो वो स्वप्न देख रही थी कि जो मांगरोरी गांव है वहाँ पे वो रह रही है, वहाँ पे जो राही है उसके अनाथ बच्चे को संभाल रही है, सबको अच्छी अच्छी बातें सिखा रही है, धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुना रही है, ये सारी चीज़ें वो देख रही थी स्वप्न में। वैसे क्या होता है कि जो जेलर है वो आकर बोलती है आपके पिता क्या है, बीमार है और आपको क्या करना है, आपको वापस जाना है। ठीक है। वो भी बिना शर्त छोड़ी जा रही है। तो ये जो स्वप्न है, अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर क्या करी, घर चली गई। यहीं पे ये कहानी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। हम लोग इसका टॉपिक वाइज MCQ भी लाएंगे कहानी कंप्लीट होने के बाद।